अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम तो लोग खैरियत से होंगे। एक शिकवा है मेरा तमाम तो लोगों से, वो ये कि हमारे यहाँ जब भी बेटियों की शादी के हवाले से बात की जाती है तो सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि भाई ये देख लें कि हमारी बच्ची ने अपनी वेडिंग डे पे क्या पहनना है, उसके जहेज़ के कितने जोड़े होने चाहिए, उसके जहेज़ में कितना सेट होना चाहिए, उसके जहेज़ में कौन कौन सी चीज़ें, फ़र्नीचर कितना होना चाहिए, किचन की कितनी चीज़ें होनी चाहिए। और फिर उसके बाद अगर ससुराल है तो ससुराल में सास नंदें उन तमाम तो लोगों को क्या कुछ देना है, इवेंट्स कितने बड़े करने हैं, वेन्यू क्या होना चाहिए, मेन्यू क्या होना चाहिए। इन तमाम तो चीज़ों के हवाले से तो हम बड़ी बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ जिस पर हमें सबसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है वो ये कि आया हम जहाँ पर अपनी बच्ची का रिश्ता करने जा रहे हैं क्या वो लड़का इस काबिल भी है या नहीं। और दूसरा, लड़के वालों पे भी ये बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप अगर आपके बेटे के साथ कोई भी नफ्सियाती मसला है तो बजाय ये कि आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, आप उसकी शादी कर देते हैं। जिस बच्चे के नफ्सियाती मसले आप खुद हल नहीं कर सकते, आपको लगता है कि एक लड़की जो कि उस लड़के को जानती भी नहीं है वो आके उसको ठीक कर देगी जिसने उसके साथ शब व रोज़ गुजारने हैं। पेरेंट्स को भी चाहिए कि खुदारा 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 अगर आपको ज़रा सा भी कहीं झोल नज़र आता है तो अपनी बच्चियों की शादी किसी भी ऐसी जगह मत करें। अब मेरे साथ आज शो में मैं आपको ऐसे लोग मिलवा रही हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत बुरा फेस किया है जस्ट बिकॉज कि उनके हस्बैंड उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, ज़िम्मेदार तबीयत नहीं थी, और इसकी वजह से इन्हीं लड़कियों को, इन्हीं बेटियों को फिर काम करना पड़ा, चाहे जैसे भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना हो। स्पेसिफिकली आज मैं ये भी बात करूँगी कि वो मर्द हजरात जो अपनी ख़वातीन को छोड़ देते हैं, ना उनको तलाक देते हैं, उनको क्यों नहीं नान नफ़का देते। वो ख़वातीन जो कि बेवा हो जाती हैं, उनके ससुराल वाले उनको क्यों नहीं उनका हिस्सा देते जायदाद में से। मैं आपको लीगल हेल्प के हवाले से भी बताऊंगी आप लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनको मैं ज़रूर सुनूंगी और कोशिश करेंगे कि हम कोई ना कोई रास्ता इनके लिए निकाल लें। हमारे आज साथ जो पहली जो यहाँ पर केस स्टडी मौजूद है वो है उज़्मा की, और उज़्मा जो है ये बहुत सारे मीडिया नेटवर्क्स में भी काम कर चुकी हुई हैं। मुझे इस लिहाज से मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया कि अपनी बेटियों को लेकर हमारे पास आएँ कि किस तरीके से हम इनकी दास्तान आपके सामने रखें और किस तरीके से हम इनकी शरई तौर पे भी और लीगली तौर पे भी इनकी किसी तरीके से रहनुमाई कर सकें। उस्मा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उस्मा। वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। उस्मा, मैंने तो अभी बात शुरू ही की थी कि माँ बाप के कितनी जिम्मेदारी है कि वो जहाँ पर भी अपने बच्चों की शादी करते हैं तो ये देखें कि वो लड़का आया इस काबिल भी है या नहीं है। आपके 4 बच्चे हैं, आपके हस्बैंड जो हैं वो आपको मारते थे, पीटते थे, नौकरी कुछ नहीं करते थे, आप कमाती थी, इवन कि आपकी बच्चियाँ छोटी कमाती थी, वो एक ड्रामा में भी बच्चे वो आती थी। बिल्कुल। आपके हस्बैंड करते क्या थे? सबसे पहले तो ये बताएं जब आपने उनसे शादी की थी। देखिए, सबसे पहले तो ये कि शादी तो जाहिर सी बात है मेरी अरेंज मैरिज थी, ठीक है मेरी, क्योंकि आप इतनी आपकी बातचीत से मुझे पता चल रहा है कि आपकी अच्छी फैमिली से आपका ताल्लुक है। बिल्कुल। तो मेरे वालिद थे, जाहिर सी बात है मैं घर में सबसे छोटी थी, उससे छोटा सिर्फ एक भाई था, बाकी सबकी शादी हो गई थी और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे घरों में हैं और सब बहुत अच्छे, मतलब मेरे बड़े भाई भी एक बड़ी पोस्ट पर हैं इस वक्त डिजिटल, और सब बहुत अच्छे हैं मतलब, लेकिन बस अरेंज मैरिज थी और बस रिश्ता आया और मेरे भाई के वो जानने वाले थे, उनके बड़े भाई के भाई ठीक है वो अज़हर भाई के जानने वाले हैं, और वो इस तरह से बस शादी हो गई। शादी इस तरह से हुई कि बस वो इंगेजमेंट हुई। मेरे हस्बैंड जो थे वो जापान में थे, कराची में नहीं थे, पाकिस्तान में, जापान में थे। तो फिर देखा बस मेरे भाई वगैरह इसके हक़ में नहीं थे, लेकिन आपको पता है जो पुराने थोड़े लोग होते हैं, मेरे अम्मी अब्बू, तो अब्बू का ज़ाहिर है बाईपास हुआ था, तो अब्बू कहने लगे मेरी आखिरी बेटी है और अच्छा रिश्ता है और सब जानने वाले हैं, हम चलते हैं देखने।
बस उनको लगा कि भाई नहीं भाई चलो ठीक है, और मैंने देख लिया और चलो भाई हम मंगनी कर देते हैं। मंगनी हो गई मेरी। तो लड़का तो यहाँ पे था नहीं? लड़का तो यहाँ पे नहीं था, बस उसके घर वालों को देख के उनकी वालदा इतनी सीधी बन के, इतने भाई भाई भाई, बस वो जिस तरह से होता है एक मामला उस तरह से हुआ। फिर उसके बाद में उन्होंने जो थोड़े से पैर तोलना शुरू किया। फिर उसके बाद 8 महीने गुजर गए तो उन्होंने कहा कि जी हम टेलीफोन पे निकाह करना चाहते हैं। तो मेरे वालिद की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मेरे भाई थोड़ा सा इस बात पे थोड़ा नाराज़ हुए और उन्होंने कहा नहीं हम निकाह नहीं करेंगे, आप अपने बेटे को बुला लें, हम अपनी बहन रुखसत कर देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो बस 1 साल लगेगा, वो आ जाएगा जापान से और ये वो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो वहाँ पर है अभी, तो बस अभी तो वो नहीं आ सकता। टेलीफोन पे निकाह हो गया। अच्छा, आपने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा। आपका टेलीफोन पे निकाह हो गया। वो आए कब, कितने से बाद आपकी स्थिति हुई? अच्छा, उन्होंने ये कहा था जब निकाह हुआ मेरा मंगनी के 8 महीने बाद, तो उन्होंने कहा था कि बस अभी अगले साल वो आ जाएगा और जून जुलाई में वो आ जाएगा। 4 साल गुजर गए, उसी इंतजार में मेरे वालिद की डेथ हो गई। अच्छा, 4 साल आपका निकाह रहा, वो नहीं आए? नहीं आए। तब भी आप लोग के कान खड़े नहीं हुए, क्यों नहीं आए? नहीं, मतलब ये था कि डिवोर्स तक पे नौबत आ गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे कुछ भेजना चाहते थे तो मेरे अम्मी अब्बू मना कर देते थे। 4 साल में आपके हस्बैंड ने तब चाहा कि आपको कुछ पैसे भेजें? हाँ, मतलब ये कि वो बिल्कुल लास्ट टाइमिंग्स थी, क्योंकि मेरी सास नहीं चाह रही थी कि वो यहाँ आए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो एक उनके लिए सोने की चिड़िया थी। और हाँ, मैं तो यहाँ पर अपनी अम्मी अब्बू के घर थी, बस निकाह हुआ था। वहाँ पे जाने का कोई सिलसिला नहीं हो रहा था कि आपको जापान? वो बुला रहे थे, लेकिन मेरी सास ने बीच में इसी बात से मतलब तजाद हुए कि जी ये तो जाएगी और लाखों रुपए लगेंगे और ये वो, तो नहीं। वो फिर उन्होंने इतनी तजाद डाला और हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि मेरे और मेरे वालिद और मेरी वालदा के बारे में क्या क्या बातें वो उल्टी सीधी पहुँचाती थी। अच्छा, जब आपके 4 साल बाद फिर जब आपकी शादी हो गई, आपका अपने हस्बैंड के साथ पहला इख्तिलाफ कब हुआ? पहला इख्तिलाफ तो अच्छा, जब मेरी शादी हुई तो पहला इख्तिलाफ तो बस क्या था कि बस वो एक छोटी सी बात थी कि वो मुझे सैंडल वलीमे वाले दिन थोड़ी सी बड़ी हो रही थी और मैं थोड़ा डिसबैलेंस हो रही थी। तो मैंने बस उनसे इतना कहा कि क्या मैं अपने बारात वाली सैंडल पहन लूँ, क्योंकि मैं डिसबैलेंस हो रही हूँ, मैं गिर ना जाऊँ कहीं। तो उन्होंने ना मुझे थप्पड़ मार दिया। इतनी सी बात पे? जी, इतनी सी बात पे। और मैं दुल्हन बनी हुई अपने बेडरूम में बैठी हुई थी और मैं पार्लर से तैयार होकर आई, तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और बहुत जोर से चीखे। क्या मतलब आपकी वलीमे वाले दिन हुआ? जी बिल्कुल। और मैं बाकायदा मतलब ज़ारो कतार रोई, क्योंकि मैं अपने घर में बहुत नाजों से पली हुई बच्ची थी। तो मुझे तो हुआ कि अल्लाह ये किस तरह से मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। मुझे हुआ कि अपने घर, तो मेरी जो है सास आई और उन्होंने यूँ कमर पे हाथ रखे, बड़ा टिपिकल सास बन के, और कि अगर तुमने अपने घर जाकर तुम्हारे घर वालों को खबरदार कोई आंसू बहाया तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन उन्होंने कहा मैं इसका वो हाल कर दूंगी। मुझे मेरे घर वालों से मेरा ताल्लुक़ मुनक़ता कर दिया। मेरा भाई दरवाजे पर आता था तो उसको जो कहते थे नहीं वो तो सो रही है, वो तो अभी है नहीं। अच्छा, मोबाइल नहीं उनके साथ? बस वो जापान से आए हुए थे, उनको वापस बाहर ही जाना था। उसके बाद फिर वो बाहर जाने के चक्कर में उन्होंने सारा कुछ मेरा जेवर बेच डाला। घर था हमारा बहुत लग्जरी, वो बेच डाला। वो बैठे बैठे खा गए, वो सिर्फ बैठे बैठे खाते थे, उनको बैठ के खाने की आदत हो गई थी। फिर कुछ पैसा था, उनको कोई बंदा मिल गया, उसने कहा मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा तो मुझे इतने पैसे दे दो। उन्होंने जो मेरा रहा सहा जेवर था वो भी बेच दिया, उसको वो भी पैसे दे दिया, वो पैसे लेके भाग गया। फिर उसकी रिपोर्ट हुई है, वो आज तक नहीं मिला। फिर खैर वो बच्चे पैदा हो गए मेरे, सब कुछ हुआ। मरियम थी छोटी सी, सब कुछ था। मतलब मैंने नहीं मारिएगा क्योंकि मेरी सांस रुक गई थी, तो मुझे कार्डियो लेकर गए। तो मेरी मरियम छोटी सी थी, मरियम ने कहा था अब आप मम्मा को हाथ नहीं लगाएंगे। तो वो नफसियाती थे, वो क्यों मारते थे? घर वाले बचाने नहीं आते थे कि वो क्यों अपनी बीवी को इतना? घर वाले मैं उनको बताती भी थी तो वो इतना, क्योंकि वही वाली बात है, थोड़ा सा मैं बस क्या बोलूँ, भाई वगैरह तो जाहिर करना चाहते हैं, लेकिन भाभियाँ जो होती हैं ना वो थोड़ी सी अपने अंदाज में कि नहीं जी हम कितना करेंगे, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि इसके 4 बच्चे हैं, ये 4 बच्चे लेके हमारे दर पे ना बैठ जाए। तो मैंने फिर ऐसा कुछ भी नहीं किया। मतलब मदिया मैंने इतना सरवाइव किया है इस माशरे में कि मैंने अपने 4 बच्चों को लेके किस तरह से पाला है वो मैं ही जानती थी। अच्छा, कि आपके ने ये भी बताया था कि जब आप नमाज पढ़ रही होती थी? जी बिल्कुल। तो वो तब भी आके बदतमीजी करते थे? बदतमीजी वो तो करती थी क्योंकि ये सीख उनकी वालदा की तरफ से थी। क्योंकि जब मैं नमाज पढ़ती थी ना, तो अगर नमाज में मुझे आदत नहीं है, मैं नमाज बहुत सुकून से पढ़ती हूँ, तो जब मैं नमाज पढ़ती थी तो मेरी सास मुझे कहती थी कि ये ना जादू टोने कर रही है, और जबकि जादू टोने खुद उनकी बेटी कर रही होती थी, उल्टी जा नमाज बिछाकर और पुतले जलाकर, पता नहीं क्या क्या, मतलब पता नहीं क्या क्या।
तो वो जो है वो मुझे कहती थी कि अगर मैं कुरान पढ़ रही हूँ, सूरह यासीन पढ़ रही हूँ, तो मुझे कुरान नहीं पढ़ने देती थी। मेरे हाथ से कुरान लेके वो बंद करके रख देती थी कि ये ना जादू टोनी कर रही है। कुरान में कौन सा जादू टोना होता है, आप मुझे बताइए। और वही हरकत जब मैं अपने घर से अलग हो गई तो वही हरकत उनका बेटा सेम करता था कि मतलब लास्ट मोमेंट पे तो उसने वो हाल किया है ना हम लोगों का कि हम छुप छुप के नमाज पढ़ते थे। ऐसी क्या नौबत आ गई? बस वो जा नमाज पे वो यूरिन पास कर देते थे और उसके बाद वो हमें कहते थे, मतलब जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें हम लोग बहुत हाइजीन का ख्याल रखते थे, बहुत साफ सुथरा हमारे बिस्तरों पे आदमी था जी, बहुत ज़्यादा। और अल्लाह उनसे इतना नाराज़ था कि मैं उनसे कहती थी कि आप अपने लिए दुआ कर लें, आप 2 रकात नफिल पढ़ लें। आप ये बताएं, आपने सोचा क्यों नहीं? और मुझे मैं और ये सोचना भी नहीं चाहती कि एक बंदा वो कह दे। और ये बच्चों, आप ये सब चीजें आप लोगों के सामने हो रही होती थी? सही है। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग रोजे से थे, एक दफ़ा मैं प्याज वाले पकौड़े भी खाती हाँ एक्चुअली। तो ना मम्मा ने कहा था मुझसे सिर्फ इतना सा कि मुझे जो है ना आलू ला के दे दो, मुझे ज़ैनब के लिए पकौड़े बनाने हैं, उसका रोज़ा है। तो उन्होंने कहा मैं क्यों ला कर दूँ, और ऐसे ना मतलब गुस्सा करने लग गए। और इतनी सी बात पे उन्होंने हमें बेल्टों से मारा। रोज़े की हालत में हमें अफ्तार हो गई थी पिटते पिटते। अल्लाह, बच्चे ये मैं चाहूँगी आप इस माइक में, क्योंकि ये माइक दिस माइक इज़ नॉट वर्किंग। अच्छा, आप बात जो कर रहे थे कि आपको बैट से मारा? जी जी। और आप रोज़े से बेल्ट से मारा? जी जी। जस्ट बिकॉज आपको ने पकौड़े खाने थे? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो छोटी छोटी बात पे वो आप लोगों को अपने बाबा को कोई प्यार याद है कि उन्होंने आपसे प्यार किया हो कभी? आप ये माइक उनको दे दीजिए, उनकी आवाज़ उसमें नहीं आ रही। हाँ, I mean, कभी मुझे ऐसा याद नहीं पड़ा कि उन्होंने कभी हमसे मोहब्बत से बात की हो, या हमें मुझे ये नहीं पता कि बाबा क्या होता है। I don't know this thing. होते हुए Exactly. I don't even know. He's just like कि I mean, हमेशा मारना, पीटना, रोना धोना, हमेशा हर चीज़ पे टॉर्न करना, किसी चीज़ हर एक चीज़ से रोकना। जस्ट लाइक हम अपने ही घर में कैद थे। जैसा कि हम अपने घर में नहीं हैं, हम शायद किसी कहीं पर बंद हों या फिर शायद कहीं पर कैदी हों। लाइक एक बार मम्मा को बहुत मार रहे थे, वो बहुत ज़्यादा मारा। एंड आई वाज जस्ट लाइक कि दैट्स इनफ, अब नहीं होगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा अब। एंड देन उन्होंने मुझे बेल्टों से मारना स्टार्ट कर दिया। लिटरली जूते, हर एक चीज़ जो भी हाथ में आई, या जो हाथ में आए, जस्ट बिकॉज़ मैं मम्मा को बचा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा टफ था। वो उन्होंने मरियम की शक्ल देखना गवारा नहीं करते थे। वो ये कहते थे कि मेरे जो सामने नहीं आना, वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। और आप अपनी छोटी बेटी का बता रही थी? उसको जला दिया था। मतलब मैं जो शूट पर थी और हमारी फिल्म शूट हो रही थी, तो मैं आप शूट जॉब पर करती थी बिकॉज आपके हस्बैंड जी कुछ भी नहीं करते? कुछ भी नहीं करते थे, वो सिर्फ घर पर होते थे। बच्ची मेरी बहुत छोटी सी थी। नहीं आता था कि मैं तो जॉब पे जा रही हूँ बच्चों के कमाने के लिए, पीछे से वही मेरा मियाँ है जो कि इन बच्चियों को मारता है। बच्चों, आपको खौफ नहीं आता था जब मामा कभी घर से बाहर जाती थी और पीछे आपके बाबा घर पे होते? मेरे बच्चे बहुत दिलेर थे। एक्चुअली हम मम्मा को बताते नहीं थे कि ये घर में क्या हो रहा है ना, मतलब मम्मा भी परेशान हो जाएंगी कि इस तरह से वो हमें मार रहे हैं, या बहुत डर लगता था कि हम मम्मा को बताएंगे तो कहीं फिर से हमें मारे ना, या मम्मा को ना मारें। एक दफ़ा उन्होंने जब बेल्टों से मारा था तो आज भी मेरे यहाँ निशान है ये, तो उसका जो आगे से एक लोगो निकला हुआ था। हाँ। वो एक्चुअली मेरे ना यहाँ आके लगा, तो हम उन्हें पीछे लेके जा रहे थे कि मम्मा को मत मारे। फिर भी वो आगे आए और उन्होंने मुझे भी मारा और मेरी बड़ी बहन को भी मारा, और छोटी बहन को तो उन्होंने एक दफ़ा थप्पड़ मारा फुल टॉस वाला। मम्मा को बचा रही थी वो, मतलब मम्मा से बहुत प्यार करती छोटी थी, बहुत छोटी थी उस वक्त। जब वो 6 years old, 6 years, 6 साल की बच्ची को। शी वॉज 6 years old। तो पता है क्या, उन्होंने थप्पड़ मारा और उसका सर जो है ना, दरवाजे की चौखट होती है ना, उस पर जाके लगा और सर फट गया था। रात को तेज़ बारिश हो रही थी, फिर मम्मा ने मामा को कॉल की, वो आए और फिर हॉस्पिटल लेकर गए। इतनी हालत ख़राब थी मेरी छोटी बहन की। सुबह घर आई थी, उसे ड्रिप्स वगैरह भी लगी थी, और फिर बहुत कुछ हुआ। was not guilty, your father was not guilty? जी जी बिल्कुल, और वो आराम से सो रहे होते थे घर में।
तो जब आप कभी अपनी दोस्तों वगैरह से बात करती थी तो आप उनको बताते थे कि उनके बाबा कैसे उनकी नाज नखरे उठाते हैं, तो आप तो बहुत फील करते होंगे कि हमारे अब्बा तो हमें, कब लोगों को बताते भी थी कि आप अपने दोस्तों को कि आपके घर में आपके साथ होता क्या है? नहीं, मैं कुछ नहीं बताती। अच्छा नहीं लगता था इस तरह से कि हम मतलब ऑफ कोर्स जब सब अपने बारे में बता रहे होते थे कि जिस तरह से सबके बाबा सबके साथ है, तो वी फील दैट अलॉट, तो हमसे नहीं फिर बात होती थी बिल्कुल भी। बड़ा मुश्किल है। तो आपकी बच्ची, आपने कहा आपकी सबसे छोटी बच्ची को जलाया, वो कैसे जलाया? वो बस हुआ ये था कि वो बहुत छोटी सी थी, तो वो पानी उन्होंने गर्म करने रख दिया, और वो सिर्फ उनकी वजह से कि बस वो मुझे नहाने जाना, वो मैच देखने बैठ गए। वो रॉड से पानी गर्म हो रहा था और वो भागती भी गई है, और वो खौलता हुआ पानी था। मतलब मेरे सारे लोग इस बात को, मुझे सिविल बर्न्स वालों ने जवाब दे दिया था। मेरी बच्ची की टांग यूं हो गई थी कि वो पूरी पीछे से बैक से पूरा जल गई थी। मतलब जो वो कपड़े गर्म पहनी हुई थी ना, तो वो पूरा उसके बॉडी से चिपक गए थे, उसकी स्किन से। वो फिर इस तरह से खींच के निकाले थे, और वो इतना मतलब और वो छोटी सी बच्ची थी। और जब मैं रात के 4 बजे आई हूँ घर वापस, तो बस उन्होंने मुझे इतना कहा है कि घर में एक हादसा हो गया है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं समझी वो ज़हरा कहीं गिर गई होगी, वो छोटी सी थी। तो मैंने उनसे कहा कि क्या हुआ है, मुझे बताओ। मेरे पैर ऐसे कांप रहे थे, मेरा फर्स्ट फ्लोर का घर था, और जब मैं गई हूँ तो शदीद सर्दी थी, इतनी सर्दी थी कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और वो बच्ची बगैर कपड़ों की थी, तो उसको कुछ उड़ा नहीं सकते थे। और ये सब मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे से थे, और वो बच्ची ऐसे उसकी खाल कांप रही थी। मैंने उसी वक्त कॉल किए, और वो उसको कहीं हॉस्पिटल भी नहीं लेकर गए थे। मैंने कॉल किए अपने तमाम लोगों को उसी वक्त में आके। मैं थकी हुई रात के 4-5 बजे आ रही हूँ शूट पे से, और मैं 2 दिन की जागी हुई हूँ। और फिर उसी हाल में मैंने कॉल की, फिर उन्होंने मुझे एम्बुलेंस भेजा, मेरे लोग आए, वो लेकर गए सिविल बर्न्स वालों ने। इतना कुछ हो गया, बच्चियों को मारे। कहीं कुछ लम्हे के लिए सोचा कि मैं जब कमा भी खुद ही रही हूँ, मुझे इस आदमी की क्यों जरूरत है? मुझे वो बात पे तलाक देती थी। मतलब मदिया, मुझे कितनी मर्तबा, हजारों मर्तबा मुझे डिवोर्स हो चुकी है। तो फिर भी आप उनके, मतलब एक बंदा, मैं आज वो जाता ही नहीं था। मैं क्या करूं? मैं आपको बता नहीं सकती थी कि मैं किस कर्ब के आलम में थी। अपनी भाभी को बताऊं या अपने भाइयों को बताऊं, तो वो सिर्फ इतना कहते। जब वो आपको मारते थे, आपने कभी पुलिस से राब्ता करने की कोशिश की? कि नहीं, मैंने नहीं किया। जो बात हकीकत है, मैंने वाकई नहीं किया, क्योंकि वो तो एक जालिम आदमी था, लेकिन मैं नहीं थी। मुझे ये होता था कि नहीं यार, इनको अगर पुलिस मारेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मुझे तकलीफ होगी, क्योंकि मैंने वक्त गुजारा है। उस बंदे के साथ, मतलब अब उसकी अपनी बच्चियां, अपनी औलाद सेफ नहीं है, एक बच्ची जला दी, मतलब बच्चियों को, बाकी बच्चों को मारते, तो बेटे मुझे इतनी, चलिए तो बेटी है, बेटे के साथ भी यही सलूक होता था? बेटे के साथ तो बहुत बुरा सलूक होता था। वो तो बच्चा इतना खामोश है। अब जाके माशाल्लाह मैंने उसको बड़ा मतलब कुछ किया कि बेटा तुम 3 बहनों के भाई हो और तुम्हें ही करना है सब कुछ, ये वो। अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह वो किया। अभी मैंने कब ये ठानी कि नहीं मैंने इसके साथ नहीं रहना, ये खुद सोचा? मैंने तो ये बात बहुत पहले ठान ली थी मदिया, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि वो जो है, अल्लाह को हम पे रहम आ गया था। बेसिकली अल्लाह को हम पे रहम आया, क्योंकि मैं तो उठ के तहज्जुद में यही दुआ मांगती थी, अल्लाह मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तू रास्ता बना दे। तो वो अल्लाह ने शायद रास्ता बनाया। वो जो उसने हमारे साथ हरकत की और मेरी बच्ची के साथ, और वो जा नमाज पे जो उसने सारी चीज़ें की, तो वो मैं अपनी कंप्लेन लेके अपने ससुराल गई हूँ। तो गुलिस्तान जौहर में मेरा ससुराल था, तो मेरा जेठ था, उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी, और उसने मेरा पूरा हाथ दरवाजे में दबा दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मुझे पूरा खानदान जी पूरा मेरी सास तो मुझे प्रेगनेंसी की हालत में इतना मारा था, मेरी सास ने मुझे इतना मारा था कि मरियम समझे आज जो जिंदा है शायद वो किसी की दुआ की वजह से जिंदा है, मुझे नहीं। लेकिन एक बात वो ये ना कि पहले बच्चे की दफा भी इतना, तो फिर भी उसके बाद फिर भी 4 बच्चे, तो कहीं तो सोचा होगा कि नहीं, हमेशा सोचती थी, हमेशा अपने भाइयों को जाके कंप्लेंट्स की, मारा पीटा। मेरे मोहल्ले वाले कॉल करते थे। आपके मियाँ कहाँ हैं? अभी तो कुछ पता नहीं, 2 साल से गए में, वक्तन फवक्तन आते हैं। अभी लास्ट वो बकरा मीठी जो थी उसकी चांद रात पर वो आए। उन्होंने मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह बाजमात नमाज पढ़ता है, तो उसको वो आए और वहाँ मस्जिद में जाके उन्होंने बहुत शोर मचाया। मेरे साथ उस्मा मौजूद हैं। उस्मा के साथ उनकी बेटियां मरियम और ज़ैनब भी यहाँ पर हैं। उस्मा के 4 बच्चे जैसे आपने जाना, और इनके हस्बैंड जिस तरीके से इनके साथ जो सलूक करते थे, वो भी मतलब खुद यहाँ बैठ के बड़ी
दलेरी की बात है कि वो लोगों के सामने बता रही हैं। उनकी बच्चियां यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो कितना धीमा बोलने वाली बच्चियां हैं। बच्चियों की गुफ्तार से आपको आइडिया हो गया होगा कि उनकी माँ ने उनकी तरबियत कैसे की है। आपका एक ही बेटा बता रही थी कि बेटे पे भी आपके हस्बैंड हाथ उठाते थे? सब पे, मतलब बेटा बेटी सब उनकी नज़र में बराबर थे। तो बस मैं तो एक छोटी सी बात यही कहूँगी कि शायद उनको तो हम पे रहम नहीं आया था, लेकिन अल्लाह को हम पे रहम आ गया। सो उसने हमें सेपरेट किया। बहुत मुश्किल हुई, मतलब मेरी शिफ्टिंग चल रही थी और उस दौरान हमें छोड़ के भाग गए थे। और वो कहाँ भागे? बस वो अपनी वालदा के घर चले गए थे। उनकी वालदा ने उनको जिस घर का मेड बना के रखा हुआ था कि किसी भाई ने गाड़ी वालदा के साथ ही हैं? वालदा का तो इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई है जी लास्ट ईयर। अब हमें नहीं पता कि वो कहाँ हैं, वो किसके साथ रहते हैं, अपने कौन से भाई के साथ, या किस भाई ने उनको अपना मेड बनाया हुआ है या अपने घर की मासी बनाई हुई है, हमें कुछ नहीं पता। मैं लेकिन उसमें आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपके हस्बैंड कब से काम नहीं कर रहे थे? वो जब से जापान से आए उस वक्त से उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैंने पैसे दे के उनकी जॉब्स करवाई हैं, तो लेकिन वो हर जगह से छोड़ के भाग जाते थे। आप पैसे कहाँ से देती थी? अपना जेवर बेच के? कहाँ से? मैं खुद जॉब करती थी आप? अच्छा, खुद भी तो जॉब? जी। आपने खुद कितना अर्सा जॉब की है? मैं स्टिल अभी तक जॉब कर रही हूँ। और जब मेरा बेटा बहुत छोटा था, जब जैनब बहुत छोटी सी थी, मैंने उस वक्त मतलब कदम बाहर निकाला था। तो कहीं एक लम्हे के लिए मैं वही बात करना चाहती हूँ कि हम क्यों नहीं अपनी, एक तो अगर हम बच्चियों को अपने स्किल भी देते हैं, बच्चियों को इतना कॉन्फिडेंस भी दें कि एक बंदी जो कि नौकरी कर रही है, मियाँ के अपनी तनख्वाहों में से पैसे दे दे कि नौकरी अगर करवा रही है, उसको मार रहा है, वो उसको पीट रहा है, जब वो नमाज़ पढ़ी है वो जाए नमाज की तौहीन कर रहा है, वो गलाजत वाली हरकतें कर रहा है, वो उनको पीट रहा है, उनको मार रहा है, बच्चियों को मार रहा है, इतनी छोटी बच्चियाँ हैं, बेटे को मार रहा है, छोटी बच्ची को आग लगा दी। आपने सोचा नहीं कि मैं कोर्ट चली जाती हूँ, मैं खुला ले लेती हूँ, मैं इस बंदे के साथ नहीं रह सकती, मैं प्रोटेक्शन लेती हूँ कहीं से? जी, मैंने बहुत दफ़ा सोचा, मैंने बहुत दफ़ा किया कि मतलब मैंने अपने घर वालों से भी रब्ता किया, लेकिन उन्होंने बस यही कहा कि नहीं, बस निभा लो, ये वो बच्चों का बाप है, और इस तरह से करके फिर मैं खामोश हो जाती थी। क्योंकि साफ एक बात ये है, जो बात हकीकत है, मुझे खुद टाइम नहीं होता था इन सारी चीज़ों का, क्योंकि मुझे बच्चों के खिलाने के लिए ना मुझे जॉब करनी ही करनी है। मुझे सुबह उठ के, मेरी चाहे कैसी भी हालत है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, मैं डायबिटिक हो गई मुझे, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं गिर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे मेरी जॉब पे जाना है। आप लोगों ने कभी, तो माशा मैं आप लोगों से जब बात करी तो मुझे पता चल रहा है कि आप मैच्योर हो, क्योंकि आपने तो एक्टिंग भी की हुई है। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि देखिए मेरे साथ जो यहाँ पर केस मौजूद हैं, वो ऐसे मैं एक तरह से शुक्रगुजार इसलिए हूँ क्योंकि इन्होंने जाना कि मध्या के पास जाके हम अपना मसला बयान कर सकते हैं। ज़ैनब जो है, ज़ैनब कुछ प्रोजेक्ट्स कर भी चुकी हैं। ज़ैनब अभी भी चाह रही हैं कि ज़ैनब को और ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स मिलें जिसमें ये आके फिर कुछ कमाएं, तो इनकी अम्मी की जो है वो हेल्प हो जाए। और इन्होंने पहले भी प्रोजेक्ट्स लिए हैं और अपनी अम्मी की पहले भी हेल्प की है काम करके। आप लोग माशाल्लाह से अभी बच्चे, आप लोग उम्र तो आप लोगों की इतनी छोटी है, लेकिन आप अभी से मुझे मैच्योर साउंड कर रहे हो। आप लोगों ने कभी अपनी अम्मी को हिम्मत नहीं दी कि अम्मी आप छोड़ें इनको, हम कर लेंगे? कभी आप लोगों ने अम्मी को ऐसी हिम्मत नहीं दी? बिल्कुल, हमने ये बात कही थी मामा को कि मामा, ऑफ कोर्स हमसे भी बर्दाश्त नहीं होता था, बहुत हो गया था। मैंने मामा को बोला, मामा बस अब ख़त्म हो गया। बट हम जब अलग होने की कोशिश करते, वो वापस हमारे पास आ जाते, बिकॉज उनको पता है कि बाबा के घर वाले उनको इतना नहीं रखते थे जिस तरह से हम उनको रखते थे, एंड ऑफ कोर्स हम जिस तरह से हमेशा से रखते आए। बट इसलिए वो कभी हमें छोड़ के नहीं जाते थे, मामा को, कि उनको पता था कि मामा हमेशा करेंगे उनके लिए, एंड ही नोज के हाउ लॉयल शी इज। अच्छा, आप भी कुछ बच्चे काम करती हो? यप, आई डू। अच्छा, आप क्या काम करती हो? एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर हाउस में अभी आप इतनी छोटी हो, तो मैं वही हैरान हूँ कि आप फिर इसलिए काम कर रहे हो कि अपनी मदर को सपोर्ट कर सकें। ऑफ कोर्स। आपका भाई कितना बड़ा है? मेरा भाई 13 इयर्स का। अच्छा, आपका भाई 13 साल का है? यप। अच्छा, और फिर जो आपकी सबसे छोटी बहन है वो 9 साल की? 9 इयर्स की। अच्छा, अब मुझे बताएं, आपका उस्मा अब क्या है कि अब आपने आगे क्या करना है? आपने खुला ले ली है? जी जी, मैंने जो है अभी केस किया हुआ है, अभी वो केस मेरा चल रहा है। अभी मेरी मतलब साइड क्लोज नहीं हुई ना। लॉयर ने मुझे कहा है कि मेरी जज जो है वो अभी किसी ट्रेनिंग पे गई हुई है, जिसकी वजह से मेरा केस अभी मतलब अभी रुका हुआ है। तो बस मेरी साइड क्लोज होनी है, और बस मैंने खुला किया हुआ है। पेशियों पे भी वो नहीं आते हैं, उनको बुलाया जाता है, वो नहीं आते हैं। वक्तन फवक्तन घर पर आके मेरी बेटी के ऑफिस में जाकर शोर शराबा करते हैं।
उनको कैसे पता चला है कहाँ काम करती है? कुछ पता नहीं है हमें कि उनको कैसे पता चला, उन्होंने पीछा किया क्योंकि उनको हमारे घर का तो पता चल गया था कि हम इस जगह रह रहे हैं। अच्छा ठीक है। फराह की जो कॉल आई थी क्योंकि डिस्टॉर्शन बहुत थी तो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, कि पूछना चाहिए कोई ऐसा इदारा जहाँ पे लोग जा सकते हैं। अब ये समहाउ एक ऐसी चीज़ है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है कि कौन सा इदारा ऐसा हो सकता है, बट क्योंकि ऑफ कोर्स ये भी जॉब कर रही हैं, इनकी बच्चियां जॉब कर रही हैं, बेटी इनकी और जॉब करना चाह रही है, मतलब किसी एक्टिंग का प्रोजेक्ट में काम करना चाह रही है ताकि माँ की हेल्प हो सके। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहूँगी कि खुदारा अपनी बच्चियों की शादी हरगिज़ ऐसे बंदे से ना करें जो कि एक तो बाहर रहता है, जिसको आप ना मिले हुए होते हैं, जिसको आपने ना परखा होता है। क्योंकि यूजुअली घर वालों को लग रहा होता है कि जी अगर लड़का बाहर किसी मुल्क में सेटल है ना तो आपकी बच्ची की ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी, बड़ी स्मूथ हो जाएगी, लड़का फाइनेंशियल तौर पर इसका मतलब है तगड़ा है, तभी तो बाहर कमा रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। कभी भी मत देखें, क्योंकि देखें आप यहाँ के लोगों की गारंटी नहीं ले सकते, आपको क्या पता कि अगला बाहर क्या कर रहा होता है। और उसमें आपके केस में तो आपको पता है जापान में अगर आपको सेट होना हो तो वहाँ पर भी आपको शादी करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, वहाँ के रूल्स ऐसे हैं बिल्कुल कि वहाँ पे अगर आपको सेट होना हो तो फिर शादी करनी पड़ती। जी तो वरना फिर आप इलीगल रहेंगे वहाँ पर, वरना आप इलीगल। तो आपके हस्बैंड कितना अर्सा वहाँ पे रहे थे? वहाँ पे वो 9 ईयर रहे और वो इलीगल थे वहाँ पर। अच्छा, वो इलीगल थे लेकिन वो वापस आए। उनको कभी आपने कोशिश की इनका चेक करवाए कि नफ्सियाती तौर पे तो ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है कि बंदा जो जाए नमाज, जो आप नमाज पढ़ी और बेअदबी कर रहा हो और उसको गलीज कर रहा हो, नापाक कर रहा हो। असल में वो ये सब इसलिए करते थे ताकि मैं इस चीज़ से इरिटेट हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी सफाई का ख़ास ख्याल रखती थी और घर को बस पाक साफ रखती थी। तो जैसे उनकी अम्मी कहती थी कि इसने तो घर को मस्जिद बना दिया है, या जी मुल्लानी टाइप है ये वो, इस तरह से करके। तो इसमें बुराई क्या बात थी? बस उनके घर में ये सब कुछ था नहीं ना, एक्चुअली ये सब कुछ था नहीं उनके घर में। तो मैं एक बहुत अच्छे घर से आई थी तो उन्होंने ये करना शुरू किया कि झूठा खाना। यहाँ पर मुझे आप ये बताएं, यहाँ पे आपके घर वालों का भी मैं इसलिए कहूँगी कि आपके साथ इतना कुछ होता रहा, आपके घर वालों ने आके आपकी कहीं मदद नहीं की कि वो ले जाए अपनी बच्ची को। आपको ये कह दे कि बेटा तुम चलो, तुम्हें ज़रूरत पड़े तो हम तुम्हारी मदद कर देंगे, तुम कमा रही हो, तुम ही पाल रही हो इसको। मैं बस यहाँ पे यही कहूँगी कि अगर मेरे वालिद होते तो शायद वो करते, क्योंकि माँ तो खुद बेटों के ऊपर होती है ना, माँ तो कुछ नहीं कर सकती, वो तो सिर्फ बेटी का दुख सुन सकती है। और मेरी वालदा बीमार थी। जी मेरी वालदा हयात हैं, और वालदा को मैं इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि मेरी वालदा बहुत बीमार रहती थी। वो खुद हाई ब्लड प्रेशर की मतलब पेशेंट थी और हार्ट पेशेंट थी। मैं उनको कुछ नहीं बताती थी, मैं कहती थी, मतलब वो मेरे घर भी आती थी ना तो मैं बड़ा फूक फूक के कदम रखती थी, अल्लाह अम्मी जल्दी से चली जाएं, ये कुछ हो ना जाए, ये वो इस तरह से करके अम्मी को कुछ पता ना चले। तो मैं खुद भी कुछ नहीं बताती थी उन्हें, क्योंकि अम्मी को मैं क्या बताऊं, अब्बू होते थे तो बताती, भाइयों को बताती थी लेकिन वो नहीं। मेरे एक भाई आउट ऑफ कंट्री हैं, फैमिली के साथ। हमने बड़ा तफसीलन हमने उस्मा को सुना है। फरहाना आपा हमारे साथ मौजूद है, रिलीजियस स्कॉलर है। फरहाना आपा, इस तमाम सूरत हाल में हमारा दीन क्या कहता है? माँ बाप की जिम्मेदारी क्या ख़त्म हो जाती है जब, और जो भाइयों की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है जब आपकी बहन की शादी, आपकी बेटी की शादी हो जाती है? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ थोड़ी देर से मैं इनकी गुफ्तगू सुन रही थी और यकीन करें मुझे बेइंतहा अफसोस हो रहा था। और पहला अफसोस तो इन्हीं के ऊपर हो रहा था कि इन्होंने पहले डिसीजन क्यों नहीं लिया। माशाल्लाह ये पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, और अल्लाह ताला ने भी जो है पूरा हक दिया औरत को। और औरत को तो यहाँ तक हक है कि वो अगर ये कह दे कि मुझे अपने शोहर के कोई भी आदत नहीं पसंद या मुझे उसकी शक्ल नहीं पसंद और मैं नहीं रहना चाहती तो वो खुला ले सकती है। यहाँ तक इजाज़त है, क्योंकि एक सहाबिया जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उन्होंने जब कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे वालिद ने मेरी शादी एक ऐसी जगह पे कर दी है जिस शख्स को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो आप बताइए कि मुझे क्या करना है। तो आपने फरमाया ठीक है, अब तुम अपना निकाह जो है उसका ख़त्म कर दो और तुम्हें इजाज़त है अगर तुम कहीं और शादी करना चाहती हो। तो अगरचे उसके वालिदैन उस बात पे एग्री नहीं थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताकर ये बताया उस औरत को और उसके ज़रिए दूसरी औरतों को, देखो अगर तुम्हें इसकी कोई बात पसंद नहीं है, इवन तुम्हें उसकी शक्ल भी पसंद नहीं है, तो तुम अलैदगी इख्तियार कर सकती हो और अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से गुजार सकती हो। जबर नहीं है, किसी पर भी जबर नहीं है। तो पहली गलती तो उन्होंने ये की कि जब पहली दफ़ा थप्पड़ इनको पड़ा था और वलीमे का दिन था इनका, इतने बड़े इवेंट पे आपका शौहर आपको मार रहा है, तो इनको फौरी तौर पे अपने घर वालों को बताना चाहिए था, अपने बहन भाइयों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, और फिर उस बात से हो सकता है वो बहुत जल्द कोई डिसीजन पे आ जाते। फिर जब दूसरी मरतबा उन्होंने कोई गलती की थी तब तो इनको लाजमी खुद डिसीजन ले लेना चाहिए था। देखिए, हमेशा लड़कियों को एक बात सिखानी चाहिए कि अगर कोई पहली गलती आपके साथ हो रही है
शौहर की तरफ से या घर वालों की तरफ से, आप उसको ज़रूर अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने बहन भाइयों को बताएं, क्योंकि आपको ये तमाम हुकूक दीन ने भी दिए हैं, कानून ने भी दिए हैं। आप जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पे ज़ाहिर है इस्लामी कानून है, उसके मुताबिक आपको ये इजाज़त है। तो इनको डिसीजन बहुत पहले ले लेना चाहिए था, बजाय इसके कि बच्चे भी उस ट्रॉमा से गुजरे, उनकी नफ्सियात पर असर पड़े, वो इमोशनली भी वीक हो जाएं, वो फिजिकली भी वीक हो जाएं। तो कोई डिसीजन आपको ले लेना चाहिए मैं तो फरहाना पर ये देख रही हूँ कि बच्चियाँ हमारे साथ यहाँ पर बैठी हैं और उसके बावजूद भी ये बच्चियाँ कॉन्फिडेंट हैं। हाउ ओल्ड आर यू बेटा? आई एम 17। ये 17 साल की हैं और ये 17 साल की होके ये एक IT कंपनी में जॉब भी कर रही हैं, ये कमा रही हैं, ये भी छोटी उम्र में। कोई बेटा एक ऐसी चीज़ जो कि आपने देखी और आपको वाकई फरामोश करना यानी कि भूलना उसको काफ़ी मुश्किल हो आप लोगों के लिए? बाबा के साथ पूरा आपके जो इसमें जर्नी में जो मैंने लोगों के सामने बात रखी है, ये एक पूरा ख्वाब की तरह था हमारे लिए, ये जो पूरी ज़िंदगी हमने गुजारी बाबा के साथ। और मुझे नहीं पता बाबा क्या होते हैं, बाबा का प्यार कैसा होता है। मेरी अम्मी मेरे लिए मेरा बाबा भी है और मेरी अम्मी भी है, दोनों हैं। और मैंने हमेशा अम्मी से बोली है कोई चीज़ चाहिए मुझे, तो मैंने अम्मी से बोला, कभी पापा से नहीं बोला। और पता नहीं पापा क्यों ऐसे करते हैं, पापा ने क्यों ऐसा किया, हमें छोड़ के चले गए और अम्मा को मारते थे, हमें मारते थे, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा करते। लेकिन फिर भी एक होती है ना ख्वाहिश के पापा होने चाहिए था हमारे भी। अब यही बात मदिया मैं आपसे कह रही हूँ ना कि इमोशनली इनको वीक कर दिया ना उस शख्स ने। हाँ। और अब ये हमेशा ये सोचेंगी कि शायद जो मर्द जो फिगर है तो वो शायद ऐसे ही होते हैं। तो अब ये बच्चियां जब अपनी अमली ज़िंदगी में जाएंगी, अल्लाह ताला इनके नसीब बहुत अच्छे करे, तो ये 100 मरतबा सोचेंगी शादी करने से पहले कि मैं किससे शादी करूं और मैं उसकी कौन सी ऐसी चीजें देखूं जिसकी बुनियाद पर मैं हाँ करूं। जिंदगी में कभी तो ये कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगी। फिर इसी तरह जैसे ये बता रही हैं, मैं समझती हूँ इनके भाइयों का बहुत बड़ा कसूर है। भाइयों को इतना जालिम नहीं हो जाना चाहिए अपनी शादियों के बाद कि बीवी के आगे उन्हें कुछ नजर ही ना आए। क्या वो जवाब दे नहीं है अल्लाह के सामने कि हमारी बहन के साथ जुल्म हुआ और आप देखते रहे? और फरहाना भाई मुझे बता दी कि 1 साल से इनका खुला का केस भी डिले पे डिले होता जा रहा, तो क्या खुला का केस इतना लंबा हो सकता है कि 1 साल खुला का केस तो बिल्कुल भी लंबा नहीं होता। और अब तो कोर्ट्स में इतनी ज्यादा आसानी हो गई है कि मतलब 2 महीने के अंदर अंदर चीजें तय हो जाती हैं। वो सिर्फ उनका जो कानूनी प्रोसीजर है उसमें शायद थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर मैक्सिमम 2 से 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा टाइम आजकल नहीं लगता, क्योंकि हमारे कवानीन में बहुत ज्यादा जो है तब्दीलियां औरत के हक में आई हैं कि अगर जब ये जज साहिबान जो वकील इनके इस मामले में होते हैं, वो जब ये तमाम चीज़ें देख लेते हैं कि हाँ खातून जो बता रही हैं वो वैसे ही है, शौहर जो है वो जुल्म की तरफ है, ज्यादती कर रहा है, हक भी नहीं अदा कर रहा पूरा, उसका जो बच्चों के हुकूक हैं वो पूरे नहीं अदा कर रहा, वो शफकत से पेश तक नहीं आ रहा, तो क्यों वो इस चीज़ को लंबा करेंगे? कभी भी नहीं करते। पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस केस को लिया जाता है। तो आपका क्या है, आपने जो आपकी तरफ से कौन डिले कौन कर रहा है? लॉयर हैं, लॉयर मेरे जो लॉयर हैं वो मुझे ठीक से कुछ बताते भी नहीं है, मेरी कॉल भी रिसीव नहीं करते। तो आपको नहीं लगता कि आप लॉयर, क्योंकि अब तो आप इनको चेंज कर लेना चाहिए, आपको लॉयर चेंज करना चाहिए कि वो ये कहते हैं जो मेरी फीस है, जो अभी मैंने उनके कुछ पैसे रोके हुए कि जब मेरी साइट क्लोज होगी देन मैं उनको दूंगी, क्योंकि मैं तो उनको पैसे प्रॉपर दे रही थी, हर मंथ उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। सिर्फ एक दफा मेरी पेशी हुई है और उसके बाद बस वो यही हाँ वो मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। लंबा जो आपका केस चला है, मैं चाहूंगी कि हम यहाँ पे हमारी लीगल हेल्प यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे भी जरा बात करें। बस मेरी इस चीज में हेल्प हो जाए, क्योंकि मेरी बेटी का अब CNIC भी बनना है और मुझे काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बेफॉर्म बच्चों के नहीं बने हुए हैं। अब वो मेरी क्योंकि उस शख्स ने तो कुछ भी नहीं करवाया हुआ है ना, तो बहुत ज्यादा मुझे बच्चों की अभी मैंने स्कूल में एडमिशन करवाया, बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं मुझे, बहुत ज्यादा। मैं एक बार जी बच्चा बैठ कर मैं एक बात कहना चाहूँगी, मम्मा ने कभी ना हमें एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने दिया। मतलब इतनी तंगी में और इतना सब कुछ मम्मा ने कभी हमें ना नफ्सियाती नहीं होने दिया। मम्मा ने हर चीज़ हमें प्रोवाइड करी अच्छे से अच्छी। और मतलब हमारा स्कूल अभी हुआ है माशाल्लाह से, तो वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स मुझे बताती थी कि उनके पापा कैसे हैं, तो मुझे बड़ा फील होता है कि वाह भाई कितने अच्छे पापा हैं। तो मुझसे पूछती है तुम्हारे पापा नहीं है? यार नहीं मेरे पापा ठीक है। तो कहने लगी ये ना अच्छा क्यों नहीं है, तो ऐसे करके ना पूछने लगी। तो मैंने कहा बस नहीं है ना, होती है कोई ना कोई प्रॉब्लम। तो कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, ऐसे करके मतलब
मुझे चिढ़ाने लगी, तो मुझे ज़रा चलिए, आपकी मामा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपने अपनी मामा के साथ खड़े होना है। किस तरह हमारे यहाँ पे लॉयर भी मौजूद है, उनसे भी हेल्प जानेंगे, लेकिन मुझे एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात करना चाहूँगी असद अब्बास के हवाले से। असद अब्बास हमारे शो में आए थे। हमने जो बनो पाकिस्तान की आवाज़ पिछले दिनों किया है, हमने उसमें भी चाहा था कि असद अब्बास को हम एज अ जज इसमें लें, ताकि किसी ना किसी तरीके से हम एक तो असद को इंगेज भी करें, और जब इंगेज करें और किसी तरीके से हम असद को एक हेल्प भी हो जाएगी। लेकिन जिस दिन पहला दिन था तो उस दिन हमें पता चला कि असद कोमा में चले गए हैं। हमने बड़ी दुआएं की कि अल्लाह करे असद जल्द रिकवर हो, कोमा से बाहर निकलें। लेकिन कल बड़ी अफसोसनाक खबर हमारे सामने आई कि असद इस दुनिया में नहीं रहे। असद जब हमारे शो पर आए थे तो ही वॉज ऑन डायलिसिस एट दैट मोमेंट, और डायलिसिस के दौरान असद ने हमसे बातें की, हमें गाना भी सुनाया, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि मुझे बचा लो, मेरे पास बहुत कुछ है अभी लोगों को देने के लिए। आज हम उन बेटियों के हवाले से बात कर रहे हैं कि जिनकी जब शादी हो जाती है और घर में जब हालात इतने बेहतर नहीं होते, तो बहुत सारी जगहों पे हमारी बच्चियों के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि हम ये फ़ैसला करें कि हमें इस टॉक्सिक रिलेशन से बाहर कैसे निकलना है और उसके बाद अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ाइट कैसे करनी है। दूसरी जानिब हम हमारे ऐसी बेटियाँ भी हैं जिनको उनके हक़ से महरूम रखा जाता है। मेरे साथ भी साजदा मौजूद हैं। साजदा की काफ़ी कम उम्र में शादी हुई थी और इनके हस्बैंड जो हैं वो दुबई में इस वक्त टैक्सी ड्राइवर थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरे साथ साजदा मौजूद हैं। मैं साजदा से जानती हूँ कि उनके साथ ज़िंदगी में क्या हुआ। साजदा, आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2008 में हुई थी, जब मैं मैट्रिक में थी। जब मैं 7th क्लास में थी तब मेरी एंगेजमेंट हुई थी। अच्छा, आपका बेसिकली ताल्लुक सवाद से है, तो इसलिए आप लोग के यहाँ शादी थोड़ी जल्दी कर दी जाती है। जी, जल्दी की जाती है। जैसे बालग हो जाती है बस फ़ौरन ही मतलब शादी हो जाती है। तो फिर बस ये था कि शादी हुई, शादी के शादी के फ़ौरन बाद बस मैंने इंटर करना था। मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया, उसके बाद मैं आपको आपके मियाँ ने पढ़ाया? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी तरफ से मेरी सास भी बहुत ज़्यादा चाह रही थी कि मैं पढ़ूँ, मेरे हस्बैंड सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे। बस ये था कि फिर जब पढ़ाई कंप्लीट हुई फिर मैं आउट ऑफ कंट्री उनके साथ गई। तो हम लोग दुबई में होते थे। हाँ। जी, हम लोग 4 साल सिर्फ एक साथ रहे। उसके बाद हम पाकिस्तान आए, हमें वापस जाना था दुबई, लेकिन बस एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड की डेथ एकदम। क्या एक्सीडेंट हुआ था? बस बाहर गए थे एकदम, बेटे को लेके, कुछ गेस्ट आए थे घर पे, मैं उनको कैरी कर रही थी। वो बेटे को ले लिया कि चलें आप अपना काम कर ले, मैं इसको लेके बैठ चला जाता हूँ। बाहर एकदम से फ़ोन आया और बस उनको नहीं रहे। फिर दोबारा से मुझे फ़ोन आ गया कि बस उनको लगी है, लेकिन हल्की सी लगी है। क्या लगी उनको? गोली लगी थी। गोली लगी थी? जी, लेकिन कह रहे थे कि हाथ पे लगी है। बस अभी 1 घंटा ही गुजरा था आधा। कोई दुश्मनी थी या कोई हवाई फायरिंग? नहीं, बस वो कोई बाहर फायरिंग हो रही, एकदम से बाहर होता है आजकल हर वक्त, तो बस एकदम से उसकी जद में आ गए। हाँ, तो बस वो एकदम से उनको नसीब में था। हमारी बैग भी तैयार थे, हमें वापस आना था। हाँ, तो बस 1 घंटे में। हाँ। आपका एक बेटा था? एक बेटा है जी। मैं असल में उसके बाद मेरा एक और बेटा हुआ था, फिर उनकी भी डेथ हो गई। आपके हस्बैंड की डेथ के बाद आपका बेबी है? जी, यानी कि जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई तो आप प्रेग्नेंट थी? जी, मेरा 2nd मंथ था। अच्छा, ठीक है। फिर आपने दूसरी शादी फिर कब की आपने? शादी तो अभी 2 साल हुए हैं। शादी को 2 साल हुए, और अब आपकी माशा से बच्ची भी है? एक बेटी है। अच्छा, छोटी है, अभी 10 मंथ की। 10 मंथ छोटी बच्ची। मुझे बताएं कि आपका मसला कहाँ पे पड़ रहा है कि आपका जो बेटा है वो 9 साल का हो गया माशाल्लाह? 10 साल, अल्हम्दुलिल्लाह 10वें साल में लगा। 10वें साल में वो लग गया है। तो और आपके जो मियाँ थे उनकी अच्छी जायदाद उन्होंने बना ली हुई थी? उनके अब्बू की तरफ से भी बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी कुछ। उन्होंने खुद का घर भी बनाया था। उन्होंने गाड़ी तक मुझे लेके दी थी, जो मेरे हस्बैंड के डेथ के फ़ौरन बाद ही, उसी हफ्ते में ही। हालांकि मैं तो अपने गम में थी, मुझे तो दुनिया का होश नहीं था। मेरे जेठ प्रेग्नेंट भी थी उस वक्त? हाँ, तो मेरे जेठ ने कहा आप मुझे गाड़ी की चाबी दे दें, मैं इसमें हवा भर के आता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने दे दी। अब वो आज तक गाड़ी वापस नहीं आई। उन्होंने वो उसी दौरान में, उनको इतनी लालच थी कि उन्होंने जाके बेच डाली।
अल्लाह, उसके तो खैर पेपर्स वगैरह की ज़रूरत है। तो मुझे बताएं कि अब आपका ये है कि अब आपने दूसरी जगह शादी कर ली है, तो फिर आप अपने बच्चे, और आप बता दी कि आपके जो हस्बैंड की तनख्वाह है वो भी काफ़ी कम है। बहुत कम है उनकी तनख्वाह। और उनकी कितनी और तनख्वाह है? फिर वो मेरे बेटे को पढ़ा भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसको जो मतलब जो उसकी ख्वाहिश होती है वो अपने लिए कुछ भी नहीं लेता, कुछ भी नहीं, मेरे लिए भी नहीं, लेकिन उसको जो चीज़ जहाँ अच्छी लगती है मेरे बेटे के लिए ले आता है। यानी वो इतना उसके दिल में दर्द है कि वो आपकी पहली शादी से जो बच्चा उसका ख्याल रखते हैं। इवन के 100 रुपये एक्स्ट्रा होते हैं ना, वो इस वक्त है नहीं मेरे पास कि मैं उसको, इवन के 100 रुपये उसके पास होते हैं, वो मेरे बेटे के लिए उस पर चिप्स, रोल, बर्गर वगैरह ले आता है, इतना उसका केयर करता है। और ये आपके मियाँ क्या जॉब करते हैं? बेसिकली वो है इंजीनियर, लेकिन उनकी अपनी जॉब नहीं हुई, तो इस वजह से वो शॉप पे काम कर रहे हैं किसी के साथ। और कितना पैसा कमाते हैं? 20,000 मंथली है। तो बहुत कम है। और हम लोग अभी रेंट के घर में रह रहे हैं जिसका 10,000 किराया है, ठीक। तो ये है कि वो लोग मेरे बेटे का खर्चा नहीं दे रहे, इवन कि उसका हमारा अपना ज़ाती घर है, बहुत बड़ा है। अच्छा। दुकानें मेरे बेटे के नाम पे जो आपके मियाँ का घर था? जी जी। तो उसके बावजूद का अलग अलग घर है। अच्छा, मैं हमारे साथ एमन भी हैं, एमन मारूफ अवान एडवोकेट हाई कोर्ट पे हैं। मैं ज़रा उनसे यहाँ पे पूछना चाहूँगी, मुझे बताएं, चले ये समझ में आती है कि अगर खातून खुला ले लेती हैं या तलाक ले लेती हैं तो उसके बाद उनका हक ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर आप बेवा हो जाते हैं, आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो क्या वो चीज़ें जो आपके हस्बैंड ने बनाई हैं, क्या आप उससे दस्तबरदार हो जाते हैं? अच्छा देखिए, कानून इसके बारे में क्लियर ये है, अनटिल एंड अनलेस अगर आप प्रायर टू रीमैरिंग आप क्लेम कर लेते हैं तो दैट यू आर एंटाइटल फॉर दैट और आप उसके हकदार हैं। मगर सिंस शी रीमैरी प्रायर क्लेमिंग दैट, तो अब इनका राइट नहीं है वहाँ पे। सिंस शी हैज़ अ मेल चाइल्ड, तो वो सारा जो भी इनहेरिटेंस बाप की तरफ से है, इवन जो दादा की तरफ से है, जो भी प्रॉपर्टी उस बच्चे के ग्रैंडफादर के नाम पे है, उसका जो शेयर इनके हस्बैंड पे जाता है, वो सारा शेयर इनके बच्चे को मिलेगा। अभी हम ब्रेक में इनसे बात ही कर रहे थे दैट शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज लीगल गार्जियन। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा मसला ये है, जो कम्युनिकेशन शायद होती नहीं है, एक नॉर्मल लेमैन को ये नहीं पता। जब हम ये कहते हैं कि लीगली गार्जियन आप अपॉइंट हो गए हैं, तो हमें लगता है कि लॉ ने हमें सारे राइट्स दे दिए हैं। बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ appointing as legal guardian. One is for the person and second is for the property of that minor. तो ये जो अपॉइंट हुई हैं, ये एज लीगल गार्जियन फॉर द पर्सन अपने बेटे के लिए अपॉइंट की गई हैं, क्योंकि जब बाप नहीं रहता या सेपरेशन हो जाती है तो फर्दर जब तक बच्चा अडल्ट नहीं होता, उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसकी स्कूलिंग, मेडिकल, एनीथिंग, तो मदर जब वो लीगली गार्जियन अपॉइंट हो जाती है तो वो मदर एज सेपरेटेड कर सकती है, सिंगल पेरेंट के तौर पे कर सकती है। तो यहाँ अब जो बात हो रही थी कि बच्चे के अपने ज़ाती नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ उनके बाप के नाम पे प्रॉपर्टीज़ हैं, और बाप के अलावा दादा के नाम की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी 3 जगह पे उस बच्चे के शेयर्स बनते हैं। तो अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट इनको जो करना चाहिए और जो लीगली रेमेडी इनके पास अवेलेबल है, जिस कोर्ट से इन्होंने खुद को लीगल गार्जियन अपॉइंटेड कराया है, वहीं पे एक सिमिलर एप्लीकेशन मूव की जाए जहाँ पे ये कोर्ट से रिक्वेस्ट करे टू बी अपॉइंटेड एज द गार्जियन फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ दैट माइनर। तो फिर हैंडलिंग ओवर इन पे आ जाएगी, पोजीशन इनके पास आ जाएगी। इतना इजी होगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं ना कि बच्चा, जैसे उनके बता रहे हैं उनका मियाँ 20,000 कमाता है, फिर भी वो बच्चे पे इन्वेस्ट कर रहा है, और वो बच्चा मतलब जिसके ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि उस बच्चे का वारिसीन मौजूद नहीं है, वो भी मौजूद हैं, उस बच्चे की इतनी जायदाद है, और उसमें से अगर उनको दिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने फॉरेन नहीं की थी, आपने अपने हस्बैंड की कितने 6 साल बाद इन्होंने जो वो शादी की है। अच्छा, कॉलर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करूंगी। सलमा है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं आपको 6-7 महीनों से बात करना चाहती हूँ, मेरी कॉल आज लगी है। जी जी सलमा। मेरा मियाँ भी मुझे मार के घर से बाहर निकालता है, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे माँ बाप के पास भी पैसे नहीं है, मैं किधर जाऊँ घर रहने के लिए कुछ। आपको कई बार कॉल की, लेकिन आपने किसी ने मेरी कॉल नहीं अटेंड की, लेकिन आज लगी है। एक मेरा बेटा और 2 बेटियां। चले सलमा, मैं बात, क्योंकि ऐसी कोई जगह वाकई कोई होनी चाहिए कि ये बच्चियां। अच्छा, अभी आप कहाँ, अभी आपके मियाँ कहाँ पर हैं? वो साहिवाल में।
अच्छा, वो साहिवाल में। और आप उनकी निकाह में हैं? उनका निकाह खत्म हो गया आपसे? नहीं, निकाह नहीं हूँ। वो मुझे कहते हैं कि मैंने आपको तलाक देनी है। मेरे बच्चे मुझे मारते पीटते, मेरे बच्चों को भी गाली देते, ना स्कूल में एडमिशन करवाते ना कुछ। आपके बच्चे कितने छोटे हैं? मेरे बच्चा एक 3 साल का बेटा है और एक 4 साल की बेटी है और एक 5 साल की बेटी है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। चले सलमा, हम आपका नंबर लेते हैं। हम देखते हैं कि लाहौर में कोई ऐसा इदारा जो आपकी हेल्प कर सके। लेकिन मैं वाकई जानना चाहूँगी कि बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि आपकी शादी हो जाती है और मैं ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जो कि अच्छी पढ़ी लिखी, जैसे ये भी एक अच्छी फैमिली से हैं, बता रही हैं कि इनके घर में माशाल्लाह से बाकी बच्चियाँ डॉक्टर भी हैं और पायलट भी हैं जो पाकिस्तान की। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि कोई हमारे पास ऐसी चीज़ हो कि अगर आपका मियाँ शादी के बाद आपको नानुफ्का ना दे रहा हो तो हम उसका कुछ इलाज, हमें पता हो कि हम अपना नानुफ्का कैसे निकाल सकते हैं या फिर क्या करना चाहिए। अच्छा, देखिए, इसके हवाले से हमारे लॉज बहुत क्लियर हैं। इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेन। आइदर वुमेन इज़ अर्निंग हर सेल्फ, वो चाहे कितना भी कमा रही हो, वो फाइनेंशियली जितनी स्ट्रॉन्ग हो ना हो, वर्किंग लेडी हो या घर पे रहती हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द की है कि उसे मेंटेन करेगा। हमारे लॉ में यहाँ तक क्लियरेंस है, अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट की बात करते हैं, कि अगर मर्द 2 साल तक औरत को मेंटेन नहीं करता, दिस इज़ अ वेरी वैलिड रीजन टू गेट सेपरेशन। अच्छा, और हमारे यहाँ अगर आप सेपरेशन नहीं भी चाह रहे, आप सिर्फ सेपरेशन नहीं चाहते, आप ये सिर्फ चाहते हैं कि मर्द मेंटेन करे, तो आप उस शादी के कंटिन्यूअल में आप मेंटेनेंस के लिए जाके फैमिली कोर्ट में केस कर सकते हैं एंड ही इज़ लाइबल कि वो आपको मेंटेन करेगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये हमारा आता है, कुछ जैसे मैं इनकी बात सुन रही थी, इनका खुला का सूट है। जी बिल्कुल, और वो 1 साल तक रहा है। मैं ये समझती हूँ कि शायद चूँकि इनके बच्चे हैं तो वो खुला के साथ अलॉन्ग विद मेंटेनेंस ऑफ माइनर्स होगा। तो फैमिली लॉ के अंदर कोर्ट इज़ बाउंड कि वो 6 महीने के अंदर आपका केस डिस्पोजल करेगा। यहाँ पे बात हुई कि इनकी जज अवेलेबल नहीं है। बेसिकली हमारे यहाँ थोड़ा कम्युनिकेशन गैप है, थोड़ा ये है कि हमारी काउंसलिंग की नहीं जाती, जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिनकी काउंसलिंग, जैसे आप एक बात कर रही थी कि हमारे यहाँ शादी में ये तो ज़रूर देखा जाता है कि शरारा कौन सा पहनना है, मेकअप कहाँ से कराना है। जो काउंसलिंग की नीड है बेसिकली वो नहीं बता जाती कि औरत के क्या राइट हैं, उसको कहाँ अगर उसके साथ उसके राइट वायलेट हो रहे हैं, उसका ब्रीच हो रहा है, तो आपने उसकी क्या रेमेडी करनी है। एग्जैक्टली, औरत के राइट के वाले से बात होती है, लेकिन आप क्यों नहीं हम मसाजिद में लड़कों को बताते, जब उसका निकाह हो रहा होता है तो वहाँ पर क्यों नहीं निकाह खान उसको बैठ के बताता है कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने इसको नान-नफ़का प्रोवाइड करना है। क्योंकि अगर हम कहते हैं जिसका ताल्लुक जहालत से है तो भी बड़ी गलत बात है, क्योंकि हम अच्छे पढ़े लिखे लोगों को देखते हैं जो घर में बैठे हुए हैं, उनकी बीवियाँ कमा रही हैं और वो खा रहे हैं। मदिया, बात ये है कि ये एक ऐसा मामला है कि जिसको आप 1 या 2 दफ़ा बताकर जो है ना किसी की ग्रूमिंग नहीं कर सकते। ये एक ऐसा मामला है कि जैसे आप जब शुरू से बच्चे की तरबियत करते हैं और उसको ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ सलीके सिखा रहे होते हैं, आदाब सिखा रहे होते हैं, तो ये उसमें सबसे अहम है कि आपने रिश्तों को कैसे लेकर चलना है। तो ये वालिदैन की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो जब बच्चे नौजवानी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और उन्होंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ बढ़ना होता है, तो पेरेंट्स और ख़ास तौर से माएँ जो हैं ये बताना शुरू करें कि अब जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तो तुम अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम दूसरे की जिम्मेदारी उठा सको, क्योंकि सिर्फ वो जो खातून तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी वही तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उसके बाद तुम्हारी फैमिली आगे बढ़ेगी। तो तुमने उसके साथ भी अच्छा सलूक करना है और आने वाले बच्चों के साथ भी करना है। जब आप बार बार ये काउंसलिंग करते हैं ना बच्चों की, तो फिर उनके जहन में ये बातें बैठती हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो है ना वो तालीम भी ऐसी हो गई है कि सिर्फ दुनिया के कमाने का एक जरिया है, और वालिदैन भी सिर्फ फोकस किए हुए होते हैं कि अच्छा सा इंग्लिश मीडियम स्कूल मिल जाए, अच्छा सा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए। यानी वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी तालीम है ना वो रोज़ी कमाने के जरिए के तौर पर जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा होता है, बच्चे को उसकी तरबियत नहीं हो रही होती। ये जितने मामलात अभी हम आजकल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तरबियत की कमी की वजह से। देखिए, पहले ये होता था ना कि बच्चे ने पढ़ा नहीं है, दुनिया की तालीम नहीं जानता, लेकिन घर में और दीन की तालीम इतनी मजबूत होती थी कि वो बेहतरीन इंसान होता था। अब दीन की तालीम भी इतनी कमजोर है कि वो एक अच्छा इंसान ही नहीं बन पाता। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी है मोहम्मद असगर भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा,
जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक कंप्लेन करनी थी, मैं भावलपुर से बात कर रहा हूँ। जी जी। ये मेरी एक बच्ची का केस चल रहा है 2 साल से। अच्छा। उन्होंने हकुल महर में उसके वाले दूल्हा ने और दूल्हा के वालिद ने लेके जाता हकुल महर भी हम मकसद फलां देर तक बना के घर तैयार करके देंगे। तो अभी तक उन्होंने मकसद तो बच्ची को खर्चा नहीं दे रहा। 2 साल से ये केस चल रहा है। मकसद मैं उसको खुद ही खिला पिला रहा हूँ और ना घर मुकम्मल करके दिया, वो मुकम्मल भी नहीं है। उसके बाद अभी इस 10 मुहर्रम को उन्होंने ताले लगा के बच्ची को घर से निकाल दिया है। अच्छा जी। अच्छा, और नान नफकी का केस है, आप बता रहे हैं 2 साल से कोई फैसला नहीं आया। आपकी बच्ची की रुखसती कब हुई थी? हाँ, अभी केस मेरा चल रहा है, तकरीबन 9-10 माह होने वाले हैं। अच्छा, 9-10 माह आप केस चल रहा हो गए, आपका केस चल रहा है। अच्छा ठीक है, तो इसमें मैं जान लेती हूँ कि हमारा रहनुमाई जो है वो कैसे ले सकते हैं। ये आपने इनकी सुनी बात, वो बताइए। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली लॉ के तहत कोर्ट्स आर बाउंड कि हमारे फैमिली लॉ के तहत जितने भी केसेस आते हैं वो उनका ड्यूरेशन 6 मंथ होता है। डिले कभी आ जाता है, ऐसा डिले आ जाता है जो हम जिससे एक्सेप्शंस कह सकते हैं। कभी स्ट्राइक्स आ जाती हैं, कभी कोर्ट अवेलेबल नहीं है, मगर इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट एज वेल एज द लॉयर्स टू परस्यू प्रॉपरली द केस। और जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि मेंटेनेंस का केस है, आई डोंट नो कि वेदर वहाँ पे माइनर इन्वॉल्व है या नहीं। अगर के किसी भी केस में, मेंटेनेंस के केस में वाइफ के साथ माइनर इन्वॉल्व हो जाता है तो ऑन द डे ऑफ फर्स्ट हियरिंग जब आपके डिफेंडेंट यानी आपके हस्बैंड आके अपेयर हो जाते हैं तो कोर्ट इज बाउंड कि वो एक इंटरम मेंटेनेंस सेट कर देते हैं और वो आपका कंटिन्यूएशन में चलता है टिल द फाइनल डिस्पोजल और फाइनल जजमेंट ऑफ दैट केस। हमारे यहाँ डिले होने में कुछ जितना हिस्सा कोर्ट नेग्लिजेंस मैं कहूँगी ज़रूर से कि कोर्ट की नेग्लिजेंस होती है या प्रॉपर चैनलाइज वर्क नहीं होता, क्योंकि देयर आर सो मेनी स्टेप्स जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है, बी इट द स्टाफ, बी इट द जज हिमसेल्फ और हरसेल्फ। उसके साथ बहुत सी बार हमारे लॉयर्स, हमारी फील्ड की भी कोताही होती है। सिंस वी हैव सो मेनी केसेस, सो समटाइम्स द लॉयर प्रेफर टू टेक द डेट्स, दो एवरी केस शुड बी डेल्ट एज प्रायोरिटी, क्योंकि हमारे लिए वो क्लाइंट का एक केस है, क्लाइंट के लिए वो उसकी लाइफ है। बिल्कुल। बस अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी हमें ये समझ में नहीं आती कि हम वुकला को कैसे जाके ट्रेस करें, वुकला को कैसे हायर करें, क्योंकि लीगल एड फ्रैंकली स्पीकिंग वकील भी जो हैं वो भी काफ़ी महंगे होते हैं। तो इस तरह में हम देखते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन ये परेशान होती हैं कि कोई ऐसा इदारा जो कि इनको हेल्प कर दे। तो आपके नॉलेज में ऐसा इदारा कि यहाँ पे जो वो तमाम तर ख़वातीन जिनके पास कोई ऐसा वकील नहीं वो जाके हेल्प ले सके? अच्छा, इसमें वी हैव सो मैनी प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो आपकी लीगल एड प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट की तरफ से आपकी लीगल एड सोसाइटीज़ बनी हैं, प्राइवेटली हमारे पास बहुत ऐसे लॉयर्स हैं। वी डू ऑल्सो प्रो बोनो केसेस जैसे हम कहते हैं, जिसमें जब हम देखते हैं कि पार्टी फाइनेंशियली इतनी स्टेबल नहीं है, इतनी स्ट्रांग नहीं है और वो सफ़र कर रही है, तो हम अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जो हमारी प्रोफेशनल फीसेस होते हैं, जो चार्जेस होते हैं, वो हम माइनस कर देते हैं उनके लिए और जस्ट वी आर डूइंग ऑन द एक्सपेंसेस, जो कोर्ट एक्सपेंसेस होते हैं हम खुद प्रो बोनो केसेस लेते हैं। इवन आई एम डीलिंग विद सो मेनी प्रो बोनो केसेस वेयर वन लेडी केम टू मी एंड शी इज़ एक्सपेक्टिंग एंड शी केम टू मी 7 साल शादी के हो गए हैं और जब उसने आके मुझे ये बताया उसका एक बेटा एबनॉर्मल है, एक बच्चा 3 साल का है और वो 6ठे महीने एक्सपेक्ट कर रही है और उसने बताया कि 7 साल की शादी में उसके हस्बैंड उसके 5 से 6 अबॉर्शन करवा चुके हैं। So I was shocked to that fact and the first thing came from my mouth was like why till date, आप अब तक क्यों आपने अलाउ किया? सो शी सेड हमारे यहाँ मसला सिर्फ औरत का नहीं है, अगर माइंड से सोसाइटी, घर वालों का, सोसाइटी से ज्यादा उनका अपना घर उनको अलाउ नहीं करता ये स्टेप लेने के, बजाय इसके कि आपके घर आपकी बच्ची जिंदा सलामत आ जाए। आप ये चाहते हैं कि वो तशद्दुद आए या खुदा ना खास्ता उसके साथ इतना बुरा हो जाए कि वो जिंदा भी ना आए। हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं। तो यहाँ पे ना सिर्फ सोसाइटी की बल्कि फैमिली को खुद ये थोड़ी सी अपनी अपब्रिंगिंग करनी है और इस हवाले से करनी है कि डाइवोर्स इज नॉट अ बैड थिंग इफ द मैरिज इज नॉट गोइंग इन अ प्रॉपर वे। और ऑल्सो इनके केस में तो वही बात है ना कि अ डेड डॉटर इज, मतलब अ डिवोर्स डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर।
कि क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चियों को इतना मारते हैं, फिर क्या होता है वो केस भी लंबे चलते जाते हैं, वो कहीं ना कहीं फिर लोग कहते हैं चलो भी ये हमारी नवासियों का ये बाप है तो हम इनको माफ़ कर देते हैं, महरम है हमारी नवासियों का। बहुत सारी जगह हमने खुद न्यूज़ में 100 ऐसे केसेस पढ़े जहाँ पे हस्बैंड अपनी जब बीवियों को मार देते हैं तो कहीं ना कहीं उनको माफ़ी मिल जाती है। अच्छा, एक अभी दरमियान में कॉल खातून कह रही थी कि जी घर मेरा बनाया मेरे बेटों ने और उसके बाद मेरे बेटे की शादी होगी तो आगे मेरी बहू, अब मेरी बहू कह रही है कि ये घर मेरा है। तो ये बताएं कि वो कहती मेरा पॉइंट ये कि बनाया तो मेरे बेटों ने, तो इससे तो मेरा घर भी हुआ। बिल्कुल देखें जब हम ये बात क्योंकि औरत का तो वो घर भी नहीं है जिसके बाप का घर है, जो घर उसके बेटों ने बनाया वो भी उसका घर नहीं, तो वो फिर कहाँ जाएगी? नहीं, औरत के लिए हमारे यहाँ एक डिबेट ये भी बड़ी होती है कि उसको हाफ क्यों दिया गया है, क्योंकि वो इनहेरिटेंस अपने मैटरनल फैमिली से भी लेती है और अपने हस्बैंड से भी लेती है और उसका लीगल और शरन पूरा राइट है उसके बेटे की प्रॉपर्टी में भी। अगर खुदा न खास्ता उनके बेटे को कुछ भी हो जाता है तो मदर इज एंटाइटल्ड फॉर हर शेयर। तो वो लीगल है, कानून में है, मोहम्मदन लॉ में है। हम जो इनहेरिटेंस लॉ फॉलो करते हैं उसमें प्रॉपर माँ का शेयर मौजूद है। ठीक है, हम अपनी बच्चियों को बड़े प्यार और बड़े नाजों से पालते हैं और कोशिश करते हैं कि वो मौसम की सख्तियाँ भी ना झेलें, लेकिन जब वही लाडों की पाली बेटियाँ मौसम की सख्तियाँ झेलने पर मजबूर हो जाती हैं तो फिर बताएं कि कौन कसूरवार होता है। चलिए हम किस्मत के हवाले से तो बात कर सकते हैं कि चलो किस्मत ख़राब थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम खुद ख़राब भी करते हैं। वो कहते हैं ना कि बेटियों से किसी को डर नहीं लगता, पर हाँ बेटी की किस्मत से सबको डर लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे अपने हाथ में भी होती हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत बेटी से करवाने जा रही हूँ जो कि अपने घर में लाडली लाडों से पली हुई, शादी हुई पसंद की और उसके बाद न जाने ऐसी क्या नौबत आई कि जिस इस वक्त बाइक के साथ में खड़ी हूँ वो इस बाइक पर अपने 4 साल के बच्चे को बिठा के फूड डिलीवर सर्विस का काम करती हैं। उनकी कहानी आपके सामने रखूंगी, लेकिन एक मैसेज भी साथ में आपको अभी से देना चाहूँगी कि देखें, औरत बड़ी बाहिम्मत भी होती है। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चे को अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए वो काम करूँगी जो कि यूजुअली ख़वातीन नहीं सोचती। उन्होंने सहारे नहीं ढूंढे, वो खुद सहारा बनी क्योंकि उन्होंने अपने और अपने बच्चे की ज़िंदगी बेहतर करनी थी। मेरे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पे सना अरूज। सना अरूज जो हैं वो फूड डिलीवरी सर्विस में काम करती हैं। 4 साल का इनका बेटा है और 4 साल के बेटे को अक्सर आपने वीडियोस में भी देखा होगा कि उनकी वो इसी बाइक पे बैठ के लोगों के यहाँ फूड डिलीवर करने जाता है। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आपकी वीडियो के अलावा आपको लाइव देख के आज बड़ा अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। मुझे ये बताएं सना, माशाल्लाह से आप इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, आपने बीकॉम किया हुआ है, फूड डिलीवरी सर्विस ही आखिरी रास्ता क्यों और क्यों? मदीहा, ये क्वेश्चन सिर्फ आज आप नहीं कर रही, मोस्टली लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया जिन्हें मुझे मेरी जो लाइफ की जो स्टोरी है वो नहीं पता। बेसिकली ये डिसीजन मैंने खुद तन्हाई में बैठकर अपने आप को मशवरा दिया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने बैंकिंग भी की, मैंने बैरियर डाउन में जॉब की, मैंने प्रॉपर्टी में एक कामयाब प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी रही हूँ, ऑफिस वर्क किया, लेकिन ये फूड डिलीवर करने वाली जो जॉब है वो मैंने अपने शेड्यूल के हिसाब से। तो सना लेकिन पहुंची कैसे यहाँ तक? हुआ क्या था कि ये इस जॉब का इंतखाब किया? मैंने अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की थी और जिसको मैं पसंद करती थी वहाँ मैंने शादी की। घर वालों ने मुझे सब कुछ दिया था, वो मेरी शादी बहुत अच्छी फैमिली में करना चाहते थे, लेकिन मेरी ज़िद के आगे फिर उन्होंने हार मान ली थी। फिर लेकिन ये भी कह दिया था कि हम जिम्मेदार नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, एक प्रोफाइल होता है। हाँ, जो चीज़ें, लेकिन फिर भी जो चीज़ें देनी थी वो दी आपको। दी बिल्कुल। हाँ। एक प्रोफाइल होता है, हर पेरेंट्स की एक ख्वाहिश होती है कि जिस तरह का लाइफ स्टाइल हमारा है, हमारी जो बेटी शादी होकर जाए वो उसी तरह की फैमिली में जाए, तो उनकी भी यही ख्वाहिश थी। आपके हस्बैंड क्या करते थे? वो फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट है, ठीक है। और कहाँ पे जाके आपकी बात ख़राब हुई? कहाँ जाके मसला हुआ? बस ससुराल वालों ने बहुत मुश्किलात पैदा कर दी थी। उसकी वजह से मैंने हर मुमकिन कोशिश करी कि मैं वहाँ सर्वाइव करूँ और वो लोग मुझे छोड़ भी नहीं रहे थे। ये सेपरेशन मैंने बहुत मुश्किल से लिए। मैंने 3 साल तक वहाँ पे अपनी लाइफ की जो है ना
रिभाव करने की कोशिश की मैंने, हर मुमकिन कोशिश की। मतलब सोचिए मैं जितना इतना बोल्ड स्टेप ये है कि आप बाइक पे रात को फूड डिलीवर करने जाती हैं, तो क्या उस औरत ने कोशिश नहीं की होगी कि मेरा घर बस्ट है ताकि मैं छत के नीचे रहूं, मुझे बाहर निकलने की जरूरत ही ना पड़े? मैं उन खवातीन से भी ये कहना चाहूँगी जो मुझसे क्वेश्चन करती हैं, सिर्फ खवातीन नहीं, मर्द भी ये क्वेश्चन करते हैं। मैं रात के 3 बजे 3:30 बजे, इवन के रमज़ानों में मैंने सहरी के आधे घंटे पहले तक ये जॉब किए। तो लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, तो जब मैं उनको ये बात बताती हूँ तो वो खामोश हो जाते हैं, क्योंकि मेरा एक बच्चा है। बच्चे को स्कूल में पिक एंड ड्रॉप सर्विस देना, बच्चे को मैं खुद देती हूँ, ट्यूशन भी मैं खुद देती हूँ, फिर बच्चे को मदरसे के लिए छोड़ना, स्कूल के लिए छोड़ना, फिर घर के तमाम काम खुद करती हूँ मैं। तो अगर मैं ऑफिस में जाकर बैठ जाऊँ, जस्ट थिंक अबाउट इट कि मैं अगर ऑफिस में जाकर बैठ जाती हूँ तो मेरे बच्चे का जो लाइफ स्टाइल है, मेरे बच्चे का जो फ्यूचर है, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। उसको कौन टाइम देगा? तो क्या, लेकिन अभी भी जब आप आई हैं तो बच्चा जो है वो बेबी सिटर के पास छोड़ कर बिल्कुल। तो अगर आप सुबह भी अगर किसी अच्छी ऑफिस जॉब अगर आप करती हैं तो उसमें भी तो आप बेबी सिटर वैसे अफोर्ड कर सकती हैं, या इससे शायद आप ज्यादा अच्छे पैसे बना रही हैं? देखें, एक बात ये भी है कि ऑफिस वाले सैलरी जो है वो कम दे रहे हैं। आपको पता ही है आजकल ऑफिस में सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है। इस फूड सप्लाई राइडर वाली जॉब में मुझे 50 से 60,000 की अर्निंग हो जाती है। और कितने टाइम आपका लगता है? टाइम में 8 to 10 आवर्स ये जॉब करती हूँ। ये भी तो अच्छी खासी लंबी टाइम है, लेकिन आपके टाइम के मुताबिक जॉब है? मेरे जो देखें एक्सपेंस है ना वो बहुत ज्यादा है। घर का रेंट, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तमाम अखराजात मैं खुद करती हूँ। बच्चे की स्कूल की फीस वगैरह और ग्रोसरी वगैरह जितने भी है घर के खर्चे वगैरह। माशाल्लाह से घर वाले इतने अच्छे, उन्होंने फिर आपको माफ नहीं किया कि आपके हस्बैंड आपके साथ अब नहीं है ना? आपकी कब शादी खत्म हुई थी? तकरीबन 1.5 साल का अर्सा हो चुका है। 1.5 साल का अर्सा हो गया है। और आप शादी टूटने के बाद फिर से आप बाइक चला रही हैं या उसमें भी? उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। अच्छा। उन्होंने एक तरह से मुझसे ये हेल्प लिया था कि अब दोबारा तुम नहीं जाओगी। मैं फिर भी चली गई थी उसके पास। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने सपोर्ट किया। घर वालों ने आपको सपोर्ट किया था, लेकिन आप फिर अपने मियाँ के पास चली गई? बिल्कुल, क्योंकि मैं मोहब्बत करती थी उससे, इस वजह से। और ये तो अल्लाह ताला ही जानता है कि मैंने कितनी मुमकिन कोशिश करी उन लोगों के साथ रहने की। मेरे ससुराल वाले भी मुझसे खुश थे और मेरे हस्बैंड भी मुझसे खुश थे, लेकिन बस इतनी मुझे मजबूर कर दिया था कि मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। फिर आपने उनसे खोला? ये बहुत बड़ी, मैं उन खवातीन से कहना चाहूँगी कि ये जो मैं फूड सप्लाई राइडर की जॉब कर रही हूँ, इसके पीछे कोई छोटी कहानी नहीं है, बहुत बड़ी कहानी है। बस तो देखिए मीडिया में बहुत सारी, देखें मैं खवातीन को अभी भी मैंने देखा कि वो अपनी स्टोरी बता रही होती हैं, लेकिन मैं बताना नहीं चाहती। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मैं कुरान हाफिज भी हूँ। माशाल्लाह, हाफिज। मेरी ड्रेसिंग देख के तो आपको नहीं लग रहा होगा, जाहिर सी बात है मेरी जो फील्ड है मैं उस हिसाब से ड्रेसिंग करनी पड़ती है। और फिर जो कराची के हालात हैं, कई बार डकैतों से मेरा मुकाबला हुआ। और रात को जाहिर सी बात है ये जॉब करना इतना आसान काम नहीं है। लोगों ने तो बहुत तंग भी किया होगा सना? 1 साल तक तो बहुत तंग किया है लोगों ने मुझे। मैंने फाइट किए उन लोगों के साथ। सना ये भी डर होता था, पता नहीं जहाँ पे फूड डिलीवर करने जा रही है वहाँ पे लोग कैसे हैं? मैं घर में एंटर नहीं होती, मेरा ये एक रूल है। वो तो फ्लोर पे तो चली जाती हूँ। लेकिन औरत ज़्यादा ना खौफ तो होता है कि पता नहीं जहाँ डिलीवर करने जा रही हैं तो पता नहीं वो कैसे लोग हैं। और जो आपकी टाइमिंग्स हैं वो भी बड़ी खौफनाक किस्म की है कि आप रात में, मतलब होता है ना कि बच्चियाँ तो वो आप लोगों की ख्वाहिश होती है कि मगरिब के बाद घर से बाहर निकले तो कोई साथ में भाई साथ हो, लेकिन आप 3-3 बजे ये जो फूड डिलीवर करने जाती हैं तो कराची के जो हालात हैं, आपको डकैत वारा से तो कभी ना कभी कई बार लोगों ने बोला भी है। एक बार मैं फूड डिलीवर करके मैं बस यूँ टर्न हुई थी तो पीछे से आवाज़ आई, बेटा आपको डर नहीं लगता? और कल ही की बात है कि मैंने एक जगह फूड डिलीवर किया है, लॉयर थी वो खातून, वो स्टेयर से एकदम से उतरी हैं और मुझे देख के, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि एक फीमेल राइडर आई है, गर्ल आई है, कोई बॉय नहीं है। तो उन्होंने मुझसे एकदम से खुशी की उनकी इंतहा नहीं थी, कहने लगी बेटा मुझे कुछ हो रहा है आपको देख के। अच्छा, लोग टिप तो फिर अच्छा करते होंगे कि अगर कोई खातून राइडर्स पर आती है तो फिर उनको अच्छा तो लगता होगा। कभी टिप मिलती है तो बहुत अच्छी मिलती है, कभी नहीं मिलती। एक बार तो मुझे 10,000 भी टिप दी है किसी ने खुश होके। अच्छा, किसी खातून ने खुश होके, वो मुझसे इतना, डॉक्टर थी, इतनी खुश हुई होंगी। और यकीन करें कि मतलब रोजाना की ये स्टोरी है। मैं ये कहूँगी कि दिन में तकरीबन 6 से 7 बार खातून बहुत इंस्पायर होती हैं
और आते जाते लोग बाकायदा भी कल एक छोटी सी बच्ची थी 8 इयर्स की उनकी एज होगी, तो मैं एक जगह फूड डिलीवर करने गई हूँ, यहाँ तक कि मैं दूसरे एरिया में चले गई हूँ तो वो मेरे पीछे थे वो लोग, तो एकदम से वो बहुत से मैं हेजिटेट हुए। मैं तो लाहौर से मैं ताल्लुक में, तो वहाँ तो लाहौर में तो बाइक्स वगैरह बहुत जो है बहुत कॉमन है, तो मैं फिर भी जब भी किसी को देखती हूँ तो मैं फौरन उसको कहीं गाड़ी बैठी उसको थम्स अप कहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऑफ कोर्स पहले लोगों ने ऐसा नहीं सराहा होगा, लोगों ने तंग भी किया होगा, नाखुशगवार वाकया भी पेश ऐसा होगा कहीं, क्योंकि लूट मार के भी सिलसिले यहाँ पे बहुत होते हैं। तो आपके साथ ऐसा कोई नाखुशगवार वाकया हुआ कभी? मैंने एक पर्सनल ऑर्डर लियारी में डिलीवर किया था, ये रमजानों की बात है, 3:12 की बात है। अच्छा। मैं ये मलीर कोर्ट के बैक साइड की बात है कि वहाँ पे 2 डकैत थे और दोनों के हाथ में एक लाठी थी और एक पिस्टल थी, तो उन्होंने मेरे ऊपर बस वो वार करने वाले थे, तो मैंने बाइक को फुल एक्सीलरेटर दिया है और रास्ते में 2 जंप आई थी और इतनी खतरनाक जंप्स थी कि मैं अगर उस पे से गिरती तो मैं डायरेक्ट मेरी मौत वाक़ हो जाती। और इस तरह के वाक़यात हुए हैं, लड़कों ने बहुत परेशान करने की कोशिश की है, गिराने की कोशिश की है, मैंने स्टार्टिंग में उनसे मुकाबला किया है। तो अब मैंने सुना आपने अपनी बाइक भी ऑटो जो है वो ले ली है। कराची के हालात के हिसाब से जो कराची के हालात चल रहे हैं तो जितना टाइम लगता है मुझे ऑटो बाइक ये बिल्कुल डायरेक्ट है, ये लड़कों से भी कंट्रोल नहीं होती। ये कराची में आई थी तकरीबन 4 लड़कों से कंट्रोल नहीं होती तो सना से कैसे कंट्रोल होगी? मैंने यही कहा ना कि बहुत लंबी कहानी है, मैं बस बताना नहीं चाहती, लोगों के सामने नहीं बताना चाहती कि कितना भी मैं ख़वातीन को एक मैसेज देना चाहूंगी कि कितना भी आपकी लाइफ में कोई मुश्किल वक्त हो, आपको घबराना नहीं है, आपको उसको फेस करना है और स्माइल रखनी है फेस पे। देखिए वो बेटी है ना, तो बेटी घर से जाके भी ना वो घर वालों की इज्जत का ख्याल कर रही है कि मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाह रही, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाह रही। तो ये बेटियां जो पर्दे डाल रही होती हैं, बस एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि माँ बाप ना अपनी बच्चियों को ठीक है पसंद की वो शादी अगर कर लेती हैं, लेकिन अगर उनको आगे ससुराल अच्छा नहीं मिलता या वो लड़का अच्छा नहीं होता तो उसको उसके रहमो करम पे ना छोड़ें, उसको माफ़ करना सीखें। आपकी बच्ची आपका औलाद है, आपका खून है, तो अपनी बच्चियों के साथ ना मतलब इतनी बेरहमी ना करें, आप उनको माफ़ करना सीखें। मुझे बताएं आपका जो बच्चा है 4 साल का, वो क्या कहता है जब वो आपके साथ जाता है कभी इस सर्विसेज पे, तो फिर लोग क्या कहते हैं? एक बात और डिस्कस करना चाहूँगी कि मैंने बीच में ज्वाइन किया था बहरिया टाउन, वहाँ से मुझे एप्रिसिएशन लेटर भी मिल चुका है, काफ़ी सराहा था उन लोगों ने, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की जॉब की थी मैंने। लेकिन जो मेरा बच्चा है उसने मुझे बोलना शुरू कर दिया था कि मम्मा आप फिर से ये फूड डिलीवर की। अच्छा, बेटे की भी फरमाइश पे कि दोबारा से अम्मा। हाँ, वजह ये थी कि उसको तो मजा आता है कि अम्मा फराटे भरती हुई, मेरी अम्मा थोड़ी तेज चलाती है, उसको मैं टाइम देती हूँ इसमें। हाँ, मुझे सबसे बड़ा इसमें एडवांटेज है कि मैं इसमें अपने बेटे के शेड्यूल के हिसाब से भी चल रही हूँ और मैं अपने घर के जितने भी काम है, आपको पता है देखिए अकेले रह रही हूँ लेकिन काम तो सारे करने हैं ना मुझे, उसके लिए मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। कहीं आपको डर हो कि मैं अकेली हूँ, मैं कैसे करूँगी, खुदा ना खास्ता मैं अगर बाहर हूँ पीछे ज़रूरत पड़ जाए, मेरा बच्चा अकेला है? मैंने हालात के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। हालात बहुत मुश्किल वक्त देखा है मैंने अपनी लाइफ का, बहुत मुश्किल वक्त देखा है कि आप लोगों की सोच है जो मैंने वक्त देखा है, और जो समझने वाले होते हैं, जो काफ़ी हाई एजुकेटेड लोग होते हैं ना, वो खुद समझ जाते हैं। लोग कहते हैं कि आपकी आंखों में इतना दर्द है, लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं आपकी आंखों में इतना दर्द है, इसके पीछे क्या स्टोरी, मैं नहीं बताती किसी को। मैं इन शॉर्ट ये कहूँगी कि मैं किसी को अपनी स्टोरी बताना पसंद नहीं करती और ना मैं किसी से कोई हेल्प लेना चाहूँगी। मैं उन ख़वातीन से ये कहूँगी कि आप लोगों के सर पर अगर आपके वालिद साहब का साया नहीं है, आपके बाबा नहीं है, तो आप लोग लाइफ को मैनेज करना सीखें, मेहनत करें। मेहनत में अज़मत होती है। देखें बड़ी बड़ी जंगें फतह की हैं लोगों ने, मुसल्ले पर बैठकर फतह नहीं की, उसके लिए निकलना पड़ता है। यकीन करें इस कंप्यूटराइज ये जो सिस्टम है जो मैं जॉब कर रही हूँ, इसमें कभी कभी ऐसा ऑर्डर लग जाता है, यकीन करें नो गो एरियाज में जाना पड़ता है। और ये जाती वो कहते हैं ना खालिस उर्दू में भूल भुलैया जो होती हैं, जिसमें बंदा रास्ता लोकेशन भी समझ में आ रही नहीं होती कि आप कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं, जहाँ पे अगर किसी ने आपको
आपका मर्डर भी कर दिया ना तो आपका कोई पता नहीं लगवा सकता, और ना वो उन डकैतों का पता लगवा सकते हैं जिन्होंने आपको मारा। लेकिन उन जगहों पे भी, उन जगहों पर भी डिलीवर किया बच्चे मैंने। को पालना है और हिम्मत की एक मिसाल बनना है। सना की मिसाल आपके सामने है, पर्दा रखना चाहती हैं और हम नहीं चाहेंगे कि पर्दा उठाएं अपनी मुश्किलात पे कि क्या क्या उन्होंने ज़िंदगी में गुजारा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अपनी बेटियों को अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत, अच्छा हुनर दें, ताकि अगर उनके साथ ज़िंदगी में कुछ बुरा हो जाता तो वो किसी से मांगे मत। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।